जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज जो हमारी क्लास है वो प्रीवियस ईयर की क्लास रहने वाली है। हरियाणा एमपीएसडब्ल्यू की वैकेंसी आ चुकी है मेल और फीमेल की। ये जो पेपर हुआ था आपका 2024 में जो पेपर हुआ था, और इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 100 क्वेश्चन, उनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और इससे एक फ़ायदा ये होगा, हम ये देख लेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं और उन क्वेश्चन का लेवल क्या है। अब मार्केट में कोर्स बेचने के चक्कर में 5-5 हज़ार के कोर्स निकाल रखे हैं। ये कहते हैं कि इतनी बड़ी बुक पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। सारे डाउट जो हैं आपके दूर हो जाएंगे। तो जितने भी एमपीएचडब्ल्यू के साथी हैं वो सभी शेयर कर दें। वैसे हम क्लास लगा रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन मेरा जो है मेडिकली प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से क्लास थोड़ी रोक दी गई थी। अब मैं स्टार्ट कर दूंगा 2-4 दिन में। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ये पेपर कौन सा है। ये मैंने पूरा का पूरा पेपर जो है इसको टाइप करवा लिया है। वैसे मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ कौन सा, उसके बाद एनालाइज भी करवाऊंगा कहाँ से कितने क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे गए हैं। ये देखो साथियों, ये पेपर आपका जो 7 जनवरी 2024 को हुआ था, ये एग्ज़ाम आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगा। ऐप पर जाओगे तो प्रीवियस ईयर में ये पेपर आपको मिल जाएगा अभी। ठीक है, तो ये सारा का सारा पेपर है, 100 के 100 क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो जो हैं। ये इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने जो है वैसे टाइप इनको करवा लिया है। चलिएगा एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे से देखते हैं, और पहले देखते हैं कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, कौन सा टॉपिक आपको कितने नंबर का आएगा, कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2024 का पेपर जो है, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए हैं वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से आए हैं। 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, बोन मसल ब्लड वगैरह, सीएफएस, हीमोग्लोबिन वगैरह से जो क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, सारा कंटेंट जो है बहुत ही बेहतरीन था। माइक्रोबायोलॉजी से 17 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से जो है आपके 14 क्वेश्चन आए हैं। और फर्स्ट एड से जो है आपके कितने क्वेश्चन आए हैं, 6 क्वेश्चन आए हैं। न्यूट्रिशन से 7 क्वेश्चन आए हैं, और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आए हैं। पिछली बार की बात कर रहा हूँ, अब की बार भी जो है सिलेबस यही रहने वाला है। 17 एमपीएसडब्ल्यू का, प्लस में 30 में 10 नंबर का क्या है बेटा, आपका कंप्यूटर है। ठीक है, तो हमें जो है ना 70 प्लस 10 इसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस रखना है। 20 नंबर कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा, हरियाणा जीके पढ़ो, मैथ पढ़ो, सब चीज़ें पढ़ो, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है इसी के ऊपर जो है हमें करना है, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो। जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आए हैं, जीके हरियाणा जीके 6, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका पूरा का पूरा है। हम जो है एक एक क्वेश्चन को करते हुए जो है यहाँ पर चलने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आप आंसर कर सकते हैं। ल्यूकोसाइट्स आर लार्ज मोटाइल, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, इंग्लिश में भी आप देख लीजिएगा। ल्यूकोसाइट के बारे में पूछा गया। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ ल्यूकोसाइट क्या होती हैं। ल्यूकोसाइट जो होती हैं वो ब्लड की सेल होती हैं, डब्ल्यूबीसी, इनका नाम होता है आपका ल्यूकोसाइट। ठीक है, 3 सेल होती हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, इरिथ्रोसाइट, और जो है आपकी प्लेटलेट्स जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। 3 सेल्स होती हैं। तो इसके अंदर पूछ रखा है कि इसके अंदर न्यूक्लियस जो है होता है। अच्छा, एक बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि एकमात्र ऐसी सेल होती हैं जिनका नाम होता है आरबीसी, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता ह्यूमन के अंदर भाई। ठीक है, और सभी की आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन जो न्यूक्लियस जो है वो ह्यूमन की आरबीसी में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर इसका आंसर, जहाँ पर भी एरिथ्रोसाइट हो ना, आरबीसी हो, उसी को कट कर देना। तो आप देखते हुए चलेंगे, देखिए यहाँ पर एरिथ्रोसाइट है, कट कर दो, ये ऑप्शन नहीं होगा। एरिथ्रोसाइट है, कट कर दो। एरिथ्रोसाइट है, कट कर दो। तो इसने ये पूछा है कि जिनके पास न्यूक्लियस है वो सेल कौन कौन सी हैं। तो न्यूक्लियस जो है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दोनों की दोनों जो हैं डब्ल्यूबीसी की टाइप हैं। वाइट ब्लड सेल्स की जो है ये टाइप होती हैं। मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, और लिम्फोसाइट जो है सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। इन पॉइंट को भी जो है आप याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, डिजिटल बोर्ड नहीं है तो, नहीं तो मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करके जो है मैं आपको कराता, और इतनी ज़्यादा अभी तबीयत भी अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि 31 तारीख को ही ऑपरेट हुआ था। लेकिन मेरा मकसद है कि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड करना, ताकि आप जो है चीज़ें कर सको। दूसरा क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। एक बात याद रखना, न्यूट्रिशन से अगर क्वेश्चन आएगा ना तो विटामिन की डेफिशिएंसी से डेड श्योर क्वेश्चन आएगा। हमने हमारे नोट्स में बेहतरीन जो है इस टॉपिक को करवा रखा है। तो हम सभी को पता है रिकेट्स क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। रिकेट्स और ओस्टोमलेशिया, रिकेट्स होता है बच्चों में, ओस्टियोमलेशिया जो होता है वो होता है बड़ों के अंदर। ये क्या होता है, बोन जो होती है शरीर की वो कमज़ोर हो जाती हैं, और बोन को मजबूत करती है आपकी कैल्शियम, और कैल्शियम की जो फॉर्मेशन है बॉडी के अंदर वो कौन करती है, विटामिन डी। सनलाइट से जो है ये बनती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा बेटा जी, विटामिन डी होगा। ठीक है, विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो कैल्सीफेरोल है।
ठीक है। विटामिन ए आँखों के लिए ज़रूरी है, बी से बेरी-बेरी होता है, सी से स्कर्वी होता है और विटामिन के ब्लड को जो है क्लॉट करने में सहायता करती है। तो इन सभी विटामिन्स के केमिकल नेम, इनकी कमी से होने वाले रोग, इन सभी को जो है आपको याद रखना है। चलिएगा, ये मैं बताना चाहूँगा आपको, ये हमारी बुक आती है MPHW की। ज़्यादा हम चार्जेस इसके अंदर नहीं लेते हैं, एवरेजन मे बी 79 के करीब जो है ये बुक आपको पड़ेगी। सारे टॉपिक बेहतरीन तरीके से नोट्स फॉर्मेट में कर रखे हैं। आपको ऐप के ऊपर जाना, उत्तम क्लासेस, और ई बुक को जो है आप ले सकते हो। इसके अलावा हम जो हैं ये यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, बिल्कुल जो HSSC ओरिएंटेड मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से जाकर आप ई बुक ले सकते हैं और यहाँ से सिलेबस, प्रीवियस ईयर, टेस्ट सीरीज, ये ऐप जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोर्स के लिए बच्चा अभी मैं बताना चाहूँगा, कोर्स अभी मैं कोई लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, हालांकि करने का मतलब करेंगे, मैं मना नहीं कर रहा, करेंगे, बहुत कम प्राइस में करेंगे। अभी यूट्यूब पर क्लासेस चली हुई हैं, वो आप देखते रहें, ठीक है। और वेट करें, अच्छे कंटेंट के लिए, अच्छे चीज़ों के लिए वेट करना पड़ता है। ज़्यादा अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, टाइम मिलेगा आपको। नेक्स्ट, अभी कैल्शियम की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन बदलता है? देखिएगा, ये प्रोथ्रोम्बिन ये क्या चीज़ है तो मैं बता देता हूँ। जब हमारा ब्लड क्लॉट होता है तो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब देखो, ब्लड क्लॉट होता कैसा है, अगर मैं बात करूँ आपसे ब्लड क्लॉटिंग की, तो सबसे पहले थ्रोम्बिन बनता है, फिर प्रोथ्रोम्बिन, फिर थ्रोम्बिन, फिर फाइब्रोजिन और फिर आपका फाइब्रिन बनता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, ठीक है। तो थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए जो है ना आपको थ्रोम्बोप्लास्ट जो है सहायता करता है। जब थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है तब ये जो है आपका क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा थ्रोम्बोप्लास्ट होगा। ये मैं होम्योस्टेसिस जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है करवा दूंगा जब हम रेगुलर क्लास ले रहे होंगे, कैसे जो है ब्लड जो है उसका थक्का बनता है। नेक्स्ट है, एंटीकोगुलेटिंग एजेंट क्या है आपकी CBC के अंदर? कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है CBC जब हम करते हैं तो हमें ब्लड को जो है ना प्रिजर्व करना पड़ता है ताकि वो क्लॉट ना हो। तो इसके लिए आपने देखा होगा, हम पर्पल कलर की जो है ना एक ट्यूब रखते हैं और उस ट्यूब को हम बोलते हैं एडिटा ट्यूब। एडिटा एडिटा क्या होता है? ये होता है इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है ये, ठीक है। तो इसके अंदर डालते हैं ताकि जो सेल जो होती हैं उनकी शेप ना बिगड़े, या फिर वो सेल जो हैं RBC WBC प्लेटलेट्स ये जो है खराब ना हो। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपका एडिटा होगा, ठीक है। क्योंकि हिपेरिन तो जो है बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, तो हिपेरिन तो ऑप्शन होगा ही नहीं। और सोडियम फ्लोराइड जो होता है वो ग्लूकोज टेस्ट के लिए होता है, तो बी भी ऑप्शन नहीं होगा। और सोडियम सिट्रेट जो होता है वो ESR के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी कोगुलेशन टेस्ट के लिए यूज़ होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो मेनली जो इसका राइट आंसर जो होगा वो C होगा, ठीक है बच्चा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से इजी क्वेश्चन है। कमांड विदाउट टाइपिंग लॉन्ग स्ट्रिंग्स, यानी कि वो कमांड कौन सी है जिसमें लॉन्ग स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती? सबसे पहले इंटर की। देखो, इंटर की क्या है? इंटर की तो एक ओके का काम करती है। देखो, कोई भी काम किया आपने, इंटर दबा दिया, यानी कि वो ओके है, ठीक है। उसके बाद दूसरी है कंट्रोल। कंट्रोल का काम क्या है? देखो, आपने देखा होगा कंट्रोल+C कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल+P, यानी कि ये तो एक कम्बिनेशन की है, यानी कि किसी चीज़ के साथ मिलकर काम करती है, तो कंट्रोल भी नहीं होगा, ये कम्बिनेशन की है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कम्बिनेशन की, ठीक है। एस्केप, एस्केप जो होती है ये एक कैंसिल की है। अगर आपको किसी भी कमांड को डायरेक्ट कैंसिल करना है तो आप जो है ना एस्केप दबा सकते हो। लेकिन आपको कोई चीज़ टाइप नहीं करनी और डायरेक्ट आपको कमांड देनी है तो आपको फंक्शन की प्रयोग करनी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो फंक्शन की होगा। फंक्शन की 12 होती हैं, F1 से लेकर F12 तक, ठीक है। कंप्यूटर में बेहतरीन तरीके से आपको करवाऊंगा। वैसे अगर आप कंप्यूटर देखना चाहते हो तो मेरी मैराथन पड़ी है 13 घंटे की इसी यूट्यूब चैनल पर, उससे बाहर कंप्यूटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक एक क्लास भी लगा देंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विच विटामिन डेफिशिएंसी क्योज द कैल्शियम, तो वही क्वेश्चन आ गया, कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम किसका नाम है? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल कौन है? विटामिन डी है, ठीक है। तो इसका नाम कैल्सीफेरोल इसीलिए है, तो विटामिन डी इज द राइट आंसर। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी जो है उसके फादर कौन है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी क्या है।
वो बायोलॉजी जहाँ पर हम छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों की जो है स्टडी करते हैं। छोटे मतलब जिनको हम देख नहीं सकते, बैक्टीरिया है, वायरस है, इनकी, ठीक है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया, वायरस वगैरह की जो डिस्कवरी की थी, खोज की थी, वो किसने की थी? वो की थी एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। एंटोनियो ल्यूवेनहॉक, जिसने माइक्रोस्कोप को बनाया था। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो एंटोनियो ल्यूवेनहॉक है, लेकिन यहाँ पर मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी पूछा गया है। मॉडर्न का मतलब नई जो आपकी है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो नई वाली के फादर कौन है? चलिएगा देखते हैं। जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर जो है ना, वो एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर हैं, तो ये नहीं होगा, आप नोट करते हुए चलिएगा। उसके बाद है पोल। जो ये पोल हैं, ये आपके कीमोथेरेपी के से रिलेटेड हैं, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद अभी आपका लुईस पास्चर। लुईस पास्चर बिल्कुल ठीक है। अभी इसने आपका पास्चुराइजेशन, दूध से दही बनना, ठीक है, वैक्सीन या फिर जर्म थ्योरी वगैरह दी थी। तो ये माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी होगा। रॉबर्ट कोच भी नहीं होगा, हालांकि इसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी तो कहते हैं, यानी कि बैक्टीरियोलॉजी के तो फादर कहते हैं, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी के फादर इनको नहीं कहते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को भी याद करते हुए चलिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। WBC पिपेट के बल्ब का रंग, तो आप सभी को पता है WBC होती है वाइट ब्लड कार्बल सेल्स। तो WBC के जो पिपेट जो होते हैं उनका कलर वाइट ही होता है, और रेड का रेड ही होता है, तो इनको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो वाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? तो हाईएस्ट, वैसे ये उसका नहीं है, फिर भी मैं करवा देता हूँ, जीके का है। हाईएस्ट वाटरफॉल जो है आपका, वो कंचिकल वाटरफॉल है। कहाँ पर बच्चा ये, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कहाँ पर है सर जी ये, तो ये आपके कर्नाटक के अंदर है। 450 के करीब जो है इसकी हाइट है, देख लेना, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन और आरबीसी की कमी हो जाना। तो देखो भी, मैंने आपको क्लास में भी करवाया था, ये सभी एक ही हैं। सभी क्या हैं? एक जैसे कि ब्लड है, ठीक है, देखो मैं दिखा देता हूँ। ब्लड है, ब्लड के अंदर होती हैं आपकी सेल्स, जिसका नाम होता है आरबीसी, ठीक है। आरबीसी का निर्माण किससे होता है? हीमोग्लोबिन से। और हीमोग्लोबिन किससे बना होता है? आयरन से। तो इन सभी की कमी से एक ही डिसऑर्डर होता है, जिसका नाम होता है एनीमिया, जिसको हम डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड बोलते हैं, ठीक है, ब्लड की कमी बोलते हैं। तो एनीमिया इज द राइट आंसर। वैसे ऑप्शन को नेगलेक्ट करो, देखो थैलेसीमिया, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। थैलेसेमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। निमोनिया, ये तो भी लंग्स से संबंधित है, खांसी आती है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया भी एक एनीमिया है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो आरबीसी जो होती है ना, उसकी शेप सिकल यानी कि द्राती की तरह हो जाती है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया इसका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है अगला आपका, उसके बाद ऑटोक्लेव चैम्बर। अब आप कहोगे सर ऑटोक्लेव चैम्बर क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, ये एक स्टीम स्टेरलाइजर होता है, मतलब जब हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ना मेडिकल के अंदर, तो उनको बैक्टीरिया से फ्री करने के लिए, स्टेरलाइज करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जिसको हम ऑटोक्लेव बोलते हैं। तो इसकी कुछ कंडीशन होती हैं। इसके लिए हमें टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस रखना होता है जब बैक्टीरिया मरेंगे। प्रेशर जो है ना, वो 15 PSI रखना होता है जब इसके बैक्टीरिया मरेंगे। और किसी भी चीज़ को, जैसे कोई भी कैंची है, कैंची को स्टेरलाइज करना है, तो हमें उसको 15 से 20 मिनट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑटोक्लेव से 3-4 ही पॉइंट आते हैं, आप इन सभी को जो है आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपको मिल गया होगा, मे बी नहीं मिला तो मैं बता देता हूँ। 15 इज द राइट आंसर। कहाँ गया 15? डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये बाघ की गुफाएं हैं ये, ठीक है। बाघ गुफा दिखा रखी ना, बाघ की गुफाएं हैं, ठीक है। तो बाघ सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं। तो बाघ जो है की गुफाएं भी जो होंगी वो कहाँ पर होंगी भैया? आपके मध्य प्रदेश के अंदर जो है मौजूद होंगी, ठीक है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट भी आपका CPR। CPR सभी को पता है भी, मेडिकल के अंदर तो ये बहुत ही रामबाण है, आप ये मान सकते हो। CPR किसको नहीं पता? सभी को पता है। वो हम छाती पे हाथ रख के ऐसे ऐसे नीचे दबाते हैं, मुंह से सांस देते हैं, वो वाला CPR। तो CPR की फुल फॉर्म होती है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है, मतलब रिससिटेशन, ठीक है। इसको थोड़ा ऐड कर लेना, रिससिटेशन, तो इसमें देख लेना रिससिटेशन, कार्डियो पल्मनरी। पल्मनरी आना चाहिए। पल्मनरी का मतलब होता है फेफड़े, कार्डियो का मतलब होता है लंग्स, ठीक है, और लंग्स और फेफड़े, ठीक है, हार्ट और फेफड़े, इन दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? बी होगा।
कार्डियो प्रोटेक्टिव नहीं होगा, कार्डियो प्राइमरी नहीं होगा। तो आप बस इतना याद रखियो, सीपीआर जो यूज़ किया जाता है वो सांस देने के लिए यानी कि लंग्स के लिए भी, और जो आपके हार्ट है उसको भी चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोनों का, हार्ट के लिए कार्डियो वर्ड हो गया, लंग्स के लिए पल्मोनरी वर्ड यूज़ हो गया, ठीक है। तो दोनों जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इंटरनेट। अच्छा, इंटरनेट से क्वेश्चन है, इंटरनेट रिसोर्स जो है उसका आइडेंटिफायर क्या कहलाता है, ठीक है। इंटरनेट संसाधन की पहचानकर्ता कौन है। तो भी देखो, जब हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, जैसे मैं आप सर्च करो उत्तम क्लासेज, ठीक है, तो कोई भी चीज़ सर्च करोगे ना तो आपको ना एक शुरुआत में एक लिंक दिखेगा, https://www.uttamclasses.com ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये HTTP से जो ये ब्लू कलर का स्टार्ट हो रहा है ये लिंक, जिससे हम इंटरनेट के ऊपर जाते हैं, किसी भी चीज़ को खोजते हैं, तो ये क्या है, ये आपका है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यही वह लोकेशन है जिसके द्वारा हम किसी भी जगह पर जाते हैं, या किसी के मतलब किसी भी आप ये मान सकते हो वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है। SMPT ये आपका मेल के लिए प्रोटोकॉल है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट का प्रोटोकॉल है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये अगर कंप्यूटर के अगर आप क्वेश्चन चाहते हो या क्वेश्चन थ्योरी चाहते हो तो ये हमारे नोट्स है, नोट्स फॉर्मेट बुक रहती है, तो ये आप ऐप से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की वैल्यू पूछेगी। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन है, आप लेवल देख सकते हो। तो मैं इसीलिए कहता हूँ ज़्यादा हार्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो पढ़ो जो एग्ज़ाम में आई, ठीक है। ऐसे ही कोई भी बवंडर बना दे, उनका बवंडर को मत सुना करो आप, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है आप सभी को पता है, आरबीसी के अंदर होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं जिसको, ठीक है। जिसकी जो अमाउंट जो होता है यानी कि कितना होता है ये, तो ये 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, यानी कि पर डेसीलीटर जरूर याद रखना, ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी में इतना होता है। अगर मैं बात करूँ पूरे ब्लड की, पूरे शरीर में, तो वो 7% होता है पर बॉडी वेट, लगभग 5 से 6 लीटर होता है, 7% वैल्यू याद रखना, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये तो मुझे नहीं करवाना चाहिए, वैसे मैथ का वैसे मैं करवा सकता हूँ, मैथ भी आता है मुझे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर लीजिएगा। ये क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन है, dy/dx = du/dx करके जो है पूरा निकल जाएगा ये, ठीक है। चलो हम नहीं करवाएंगे, टाइम भी लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिसा टेस्ट। तो सभी को पता है एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट टेस्ट से, ये टेस्ट की फुल फॉर्म होती है, आपको याद रखनी है इसकी फुल फॉर्म भी, एलिसा। तो एलिसा किसके लिए किया जाता है आप बता सकते हो, कोई कमेंट कर सकता है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, ऑप्शन को नेगलेक्ट कर लो। देखो, क्या लिपिड प्रोफाइल के यूज़ करते हैं हम, रिएक्टिव प्रोटीन के लिए, इम्यूनिटी के लिए कोई टेस्ट यूज़ होता है, नहीं होता। तो एक ही तो डिसऑर्डर बच गया जिसका नाम क्या है, डेंगू। तो डेंगू के लिए जो हम किसका प्रयोग करते हैं, एलिसा। अच्छा, 2 टेस्ट आपको जरूर याद रखने हैं, एक एलिसा टेस्ट और एक विडाल टेस्ट, ठीक है, विडाल टेस्ट। तो आपको कमेंट करना है विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ठीक है, ये कमेंट आपको करना है। मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर चेक करूँगा आप सभी के कमेंट, ठीक है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिएगा उसके बाद मैं, अच्छा ये क्या करता है एलिसा जो ना, एलिसा डेंगू के अंदर LGM और LGG जो है उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो एलिसा यूज़ किया जाता है, ये डिटेल में हम बाद में करवाएंगे। एंटीजन और एंटीबॉडी डिटेक्शन का काम करता है ये, तो इसको ये जब हम डिटेल क्लास ले रहे होंगे तब जो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने टीबी से क्वेश्चन है, टीबी के लिए कौन सा टिक्का यूज़ किया जाता है। तो ये टिक्के आपको पता होना चाहिए, सभी टिक्के आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो टीबी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, टीबी के लिए BCG का टिक्का जो है प्रयोग किया जाता है। टीबी किसकी वजह से होता है, तो माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, ये बात आप याद रखना। टीबी जो होता है वो आपका किसकी वजह से होता है, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, इसलिए इसका नाम टीबी होता है। और इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, BCG के टिक्के का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा, फुल फॉर्म पूछे तो BCG की, तो बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन नाम जो होता है ये इसकी फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म भी याद रखना। TT टिटनेस के लिए हम यूज़ करते हैं DPT ट्राई टिक्का है ये। 3 के लिए यूज़ करते हैं हम, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनेस, ठीक है। तो DPT इसीलिए इसको हम DPT बोलते हैं। और उसके बाद OPV पोलियो प्रिवेंट के लिए यूज़ करते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन होती है। और BCG हो ही गया। तो इन टिक्कों को जो है मैंने पूरे सभी जितने भी टिक्के ना सभी को नोट्स में इंक्लूड कर रखा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यू फाइंड करनी है, फिर वही मैथ का क्वेश्चन आ गया,
ठीक है। फिर वही बात, मैथ का मैं करवा सकता हूँ लेकिन मैं करवाऊंगा नहीं। उसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु इज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। देखो मैं करवा भी चुका हूँ, इसको बता भी चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। तो जोसेफ लिस्टर जो है एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर हैं, और हम कर ही चुके हैं। रॉबर्ट कोच बैक्टीरियोलॉजी के फादर हो गए, रॉबर्ट कोच बैक्टीरियोलॉजी के फादर हो गए। और जो पॉल एरिच जो है आपके, वो कीमोग्राफी शायद, हाँ कीमोथेरेपी के फादर हो गए, ठीक है। और एंटोनियो लीवन-हॉक आपको पता ही है, ये माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं। इन्होंने ही बैक्टीरिया की खोज की थी, इन्होंने ही माइक्रोस्कोप की खोज की थी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। लिस्टर से आप याद रखना एंटीसेप्टिक लिस्टर। नेक्स्ट है फर्स्ट एड किट। आप सभी को पता है, कोई चोट फेट लग जाए या कुछ भी हो जाए तो घरों पर भी, जो घरों में के अंदर भी जो ना फर्स्ट एड किट जो है यूज़ की जाती है। तो फर्स्ट एड जो किट होती है आपकी, उसके अंदर पूछा गया है फर्स्ट एड किट से। तो फर्स्ट एड किट सभी के पास होनी चाहिए। फर्स्ट एड किट शुड कंटेन, क्या क्या होना चाहिए, एंटीसेप्टिक होनी चाहिए भाई। उसके बाद कैंची वगैरह भी होनी चाहिए, बैंडेज भी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन में भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो फर्स्ट एड से भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। तो एंटीसेप्टिक इसलिए होनी चाहिए ताकि इन्फेक्शन रोक ले, और जो कैंची वगैरह जो है बैंडेज वगैरह को काटने के लिए होनी चाहिए। तो इन सभी का जो राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये वही है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन से हमें कोई समाधान लेना नहीं है। पित्त से रंगे अंडे किस परजीवी के होते हैं? पैरासाइट्स विद द बाइल स्टेन एग्स, ठीक है। तो जो बाइल जो होता है उसके ऊपर जो एग होते हैं, वो उससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कहाँ पर यूज़ किया जाता है। जब हम स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं ना, ठीक है, जब स्टूल एग्जामिनेशन समझ गए होगे आप, तो वहाँ पर हम बाइल स्टेन लेते हैं और एक लेते हैं नॉन बाइल स्टेन्ड, ठीक है। तो दो टाइप की हम एग्जामिनेशन करते हैं। तो वहाँ से ये जो है ना क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, खराब क्वेश्चन नहीं है। तो परजीवी के नाम पूछा गया है, तो ये ड्यूडेनल नहीं होता, क्योंकि ये नॉन बाइल स्टेन्ड एग होता है ये, ठीक है। उसके बाद ट्रिक्यूरिया जो होता है ना, ये ठीक है, ये बाइल स्टेन होता है, ये बिल्कुल ठीक है। और लैम्बिया जो होता है वो प्रोटोजोआ होता है। और वर्मिकुलरिस तो जो है नॉन बाइल होता है, ये डी शेप्ड एग होता है, तो ये होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, वो ट्राइक्यूरिस होगा। ट्राइक्यूरिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच आर द ओनली सेल प्रेजेंट इन नॉर्मल सीमन। सीमन से क्वेश्चन पूछा गया है। सीमन आप सभी को पता होगा, बताने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़नी चाहिए। वीर्य के अंदर जो सेल जो हैं वो आपसे पूछी गई हैं। अच्छा, वीर्य के स्ट्रक्चर को आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इनकी सेल जो होती हैं वो स्पर्मेटोजोआ होती हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। नॉर्मल सीमन जो होता है, जिसको हम मेल गैमेट कहते हैं, ठीक है। और अगर इसके अंदर हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी अगर इनके अंदर प्रेजेंस होती है, तो हम इसको पैथोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, कभी जब क्लास लेंगे डिटेल में तभी बताएंगे। तो इसके अंदर आप देख ले, पहला ऑप्शन मेरोसा है। मेरोसा क्या होती है? ये कोई सेल की टाइप नहीं है, वैलिड सेल की कोई भी टाइप नहीं है। एरिथ्रोसाइट आरबीसी का नाम है, तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो आपका ऑप्शन नेगलेक्ट करने से भी जो ना आंसर स्पर्मेटोजोआ मिल जाएगा, सिमन स्पर्म, ठीक है। ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरर इमेज दे रखी है, ये हमारे काम का नहीं है। हम जो है टेक्निकल एग्जाम्स के जो क्वेश्चन जो हैं उनको जो है कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम ये कर नहीं सकते, बस कर नहीं रहे हम, बस इतना याद रखना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया द्वारा सतह और माध्यम को सूक्ष्म जीवों से मुक्त किया जाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो मैंने आपको अभी अभी बताया था, तो ऑटोक्लेव में बताया था ना कि स्टेरलाइजेशन करते हैं हम। स्टेरलाइजेशन का मतलब होता है कीटनाशकों को मारना, बैक्टीरिया को ख़त्म करना, ठीक है। उसमें 121 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए हम किसका प्रयोग, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करना क्या कहलाता है? स्टेरलाइजेशन कहलाता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी वगैरह को मारना, ठीक है। तो इनको आप याद रखना। डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए आपको। अगर हम पैथोजन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पैथोजन्स मतलब मान के चलो किसी को चोट लग गई, ठीक है, और चोट लग गई तो उसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह आ गया, तो हमें डिटोल डाल दिया, तो इसको हम बोलेंगे डिसइंफेक्शन, ठीक है। और किसी चीज़ से हटाने हैं बैक्टीरिया वगैरह, तो उसको बोलेंगे हम स्टेरलाइजेशन। एंटीसेप्टिक का मतलब भी वही होता है, डिसइंफेक्शन करना, सेम। पेस्चुराइजेशन क्या होता है? पेस्चुराइजेशन आपने सुना भी होगा, दूध का पेस्चुराइजेशन सुना होगा। दूध में से माइक्रोब्स को ख़त्म करना क्या कहलाता है? पेस्चुराइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ग्रेनुलोसाइट, अच्छा आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो ग्रेनुलोसाइट होती क्या है, कहाँ पाई जाती है ग्रेनुलोसाइट?
ठीक है। तो ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सारी जो होती है ना, साइट का मतलब होती है सेल, तो ये ब्लड की सेल होती हैं। तो आपकी ग्रेनुलोसाइट अगर मैं वर्बली अगर आपको बताना चाहूँ तो ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आती हैं आपकी न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और जो है बेसोफिल, ये 3 आती हैं शायद, तो आप देख लीजिएगा इनको। तो ग्रेनोफिल में लिम्फोसाइट होंगी, तो लिम्फोसाइट तो आपको पता है अलग डब्ल्यूबीसी है, मोनोसाइट सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। एक ही ऑप्शन बचता है, देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर मैं ऑप्शन नेगलेटिंग मेथड से कराऊँ ना तो भी आपको जो है ना ईजिली जो है आंसर मिल जाए, लेकिन मैं ऑप्शन नेगलेटिंग से नहीं करवा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत जो है आप डिटेल में इनको पढ़ते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ हरियाणा झज्जर। हरियाणा, अब देखो हरियाणा जीके का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, वैसे आप कर ही दोगे। तो हरियाणा झज्जर किस जिले से बना था, तो ये जो ना रोहतक से अलग होके बना था भाई, ठीक है। क्लिनिक में रिसेप्शन का कार्य क्या होता है, तो बताने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। रिसेप्शन क्या करेगी, वेलकम करेगी पेशेंट्स का, गाइड करेगी पेशेंट्स को, रजिस्टर को मेंटेन करेगी, ये सारे काम जो है ना किसके होते हैं, इसी के होते हैं, आपके क्लिनिक के अंदर रिसेप्शन के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप कमेंट कर सकते हो आंसर। APGAR स्कोर, ठीक है, ये क्या होता है स्कोर, ये बताइएगा बच्चा आपके पास। अच्छा ये मैं बता देता हूँ, वैसे रिलेट किससे है, तो ये रिलेट न्यू बॉर्न बेबी से है, यानी कि जब बच्चा नया जन्म लेता है उस टाइम की कंडीशन जो बताता है, उस चेकअप को या उस स्कोर को हम बोलते हैं APGAR, अपीयरेंस पल्स ग्रीमेंस एक्टिविटी, ऐसे करके कुछ होता है एक्टिविटी, और आपके आर से बनेगा शायद रेस्पिरेशन, ठीक है, हाँ ठीक है यही बनेगा। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, APGAR की अपीयरेंस पल्स ग्रीमेंस एक्टिविटी रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। टोटल जो होता है ना ये 10 नंबर का टेस्ट होता है कुल, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर का टेस्ट होता है, 10 नंबर का टेस्ट होता है, न्यूबॉर्न बेबी की कंडीशन को देखने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान से आसानी से संशोधन हो सके उसको क्या कहते हैं, ठीक है। संविधान में आसानी से संशोधन हो सके यानी कि फ्लेक्सिबल है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि अपना जो संविधान जो है वो 2 टाइप का है, एक तो रिजिड है और एक फ्लेक्सिबल है। जहाँ पर संशोधन आसानी से हो जाए उसको हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं, जहाँ पर संशोधन करने में डिफिकल्टी आए उसी को हम डिफिकल्ट बोलते हैं। तो फ्लेक्सिबल और डिफिकल्ट में भी इससे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो इसका राइट आंसर फ्लेक्सिबल होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट है, एंट्रिक फीवर का कारण कौन सा जो होता है। एंट्रिक फीवर जिसको हम आंत का बुखार बोलते हैं, मेनली ये जो बीमारी जो है ना इसका दूसरा नाम मतलब एंट्रिक फीवर ही हम, टाइफाइड जो होता है ना, सल्मोनेला टाइफी जो फैलता है, तो टाइफाइड को ही हम एंट्रिक फीवर बोलते हैं। तो ये नाम अलग है और कुछ नहीं है, टाइफाइड इसका राइट आंसर होगा, तो सल्मोनेला टाइफी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। प्रोटियस तो UTI इन्फेक्शन होता है, आपको पता है, और ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखना है। और क्लेबेसिला भी आपका जो है UTI इन्फेक्शन ही होता है, और जो अब हम बताया है सिगेला जो होता है वो डिसेंट्री होता है, तो ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर एंट्रिक फीवर टाइफाइड का दूसरा नाम है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कौन सा ग्राफ गोलाकार नहीं है, तो ये मैथ से क्वेश्चन है, हमारे काम का क्वेश्चन आपके पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक कमरे के अंदर कंप्यूटर, मोबाइल और टैबलेट को जोड़ने वाला नेटवर्क। तो कमरे के अंदर है तो बिल्कुल नज़दीक है, नज़दीक है तो पर्सनल पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और इंटरनेट जो पूरे विश्व को जोड़ता है जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं उसको वान बोलते हैं, और बड़े बड़े शहरों में जो होता है उसको मैन बोलते हैं, और छोटे गांवों में लोकल एरिया नेटवर्क 1 किलोमीटर तक इसको हम लैन बोलते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। नेक्स्ट है, घायल व्यक्ति को दी जाने वाली तत्कालीन चिकित्सा सहायता क्या कहलाती है। तत्कालीन मतलब शुरुआत में जो आप दिया करा, तो फर्स्ट एड दिया करा आप शुरू बढ़ते हो, कहते हैं ना, जो फर्स्ट एड जो है ना वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अगर किसी चीज़ को फर्स्ट एड अच्छा मिलता है तो ये मान के चलो उसका ट्रीटमेंट जो होगा ना वो अच्छा होगा, तो तत्काल देने वाला फर्स्ट एड कहलावा है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कौन सी धातु है, यानी कि जो वो धातु जो सब जगह काम आती है। तो आप सभी को पता, मैग्नीज, गोल्ड इतना महंगा कौन यूज़ कर लेगा भाई, मैग्नीज को कौन यूज़ कर लेगा, आयरन जंग खा जाएगा। एल्यूमिनियम ऐसी धातु है जिसको हम सब जगह यूज़ कर सकते हैं, नहीं रस्ट लगेगी ना ही और कुछ, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट है भी आपका विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा, कोलेरा जो डिसऑर्डर है उसके लिए जो जिम्मेदार होता है उसको हम बोलते हैं विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा के लिए परिवहन माध्यम कौन सा है, यानी कि इसको ले जाने के लिए हम किसका प्रयोग जो है करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे
पूछा गया है। तो विब्रियो कोलेरा को ले जाने के लिए, यानी कि उसके स्पेसिमेन को ले जाने के लिए, उसका जो स्टूल होता है उसको ले जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अच्छा, एक बात याद रखना, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है ना, वो अलाइव कंडीशन में ले जाना पड़ता है इसको, यानी कि जीवित ले जाना पड़ता है, और इसके लिए हमें एल्कलाइन इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो वीआर मीडियम होता है एक, वीआर मीडियम पूरा नाम है वैनकारमन रामकृष्णन मीडियम, ठीक है। ये हमारे इंडिया के लोगों ने ही बनाया, इसलिए इंडिया का नाम है। तो कोलेरा के जो स्पेसिमेन है उसको ले जाने के लिए, स्टूल सैंपल को ले जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वीआर मीडियम का प्रयोग करते हैं। तो वीआर मीडियम इज द राइट आंसर, ठीक है, आप याद रखिएगा। मानव सिर के कंकाल को क्या कहा जाता है? तो सिर का कंकाल है तो सिर को क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं। सिर का जो कंकाल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं। जिसके अंदर कितनी बोन होते हैं? 29 बोन होती हैं। 14 फेस के अंदर होती हैं, 8 क्रेनियम बोन होती हैं, और एक आपकी हेड गले की हड्डी होती है। तो 29 बोन का स्कल जो होता है उसको हम बोलते हैं स्कल इज द राइट आंसर, ठीक है। क्रेनियम तो खोपड़ी होती है जिसमें ब्रेन सुरक्षित रहता है 8 बोन्स के साथ, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को जो है आपको बहुत अच्छे से याद रखना। मैक्सिला होती है ऊपरा जबड़ा जो होता है ना, ऊपर वाला जबड़ा, उसको मैक्सिला बोलते हैं। और रूफ ऑफ माउथ जो होता है ना उसको हम पैलेट बोलते हैं। तो इनको सभी को याद रखना। ये जितनी फैक्ट मैं बता रहा हूँ ना, ये आप याद करते हुए चलिएगा। स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? जो कहते हैं ना बहुत अच्छा एंटीबायोटिक होता है उसके अंदर, बच्चे की इम्यूनिटी वहीं से डेवलप होती है। जब बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है तो उसके पास इम्यूनिटी नहीं होती, लेकिन जैसे ही उसको पहला दूध मिलता है ना, जिसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम जब मिलता है ना, उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो एंटीबॉडीज होती हैं, रिच ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कोलोस्ट्रम होगा। प्राइमरी मिल्क कुछ होता ही नहीं है। फोर मिल्क होता है, जो मतलब माँ के स्तन से जो शुरुआत में जो लिक्विड रिलीज होता है, यानी कि जब बच्चा दूध पीने से पहले स्टार्टिंग में जो होता है उसको हम फोर मिल्क बोलते हैं, और बाद में जो लिक्विड होता है उसको हम हिंड मिल्क बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रीढ़ की हड्डी के रहित जीवों को हम क्या कहते हैं? तो ये जनरल साइंस से क्वेश्चन है। जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे हम क्या हैं, हम वर्टेब्रेट्स हैं, और जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है उनको हम इनवर्टेब्रेट्स बोलते हैं। जिनके पास बैकबोन नहीं पाई जाती, जैसे इंसेक्ट्स हैं, वार्म्स हैं, तो इनवर्टेब्रेट्स इज द राइट आंसर। हम वर्टेब्रेट्स हैं, ये याद रखें। कौन सी बैक्टीरिया गुच्छों में पाए जाते हैं? मतलब वो बैक्टीरिया कौन सी जो गुच्छों में पाए जाएंगे, ऐसे गुच्छे गुच्छे बने हुए मिलेंगे, तो उस बैक्टीरिया का नाम जो है आपको बताना है कमेंट। अच्छा मैं बता देता हूँ, बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी की थी ना, वो एंटोनियो लियोनहॉक ने की थी। जब उसने डिस्कवरी की थी तो बहुत सी बैक्टीरिया एक साथ गुच्छों में पाई गई थी, लेकिन एक स्पेशल टाइप की बैक्टीरिया उसने देखी थी जो बहुत से मतलब गुच्छों में जो है ना पाई गई थी। तो गुच्छों में पाई जाने वाली बैक्टीरिया जो है आपसे पूछी गई है। तो एक मिनट रुकिएगा भाई। तो क्लस्टर में पाए जाने वाला सबसे पहले देखो, ऑप्शंस को नेगलेक्ट करते हुए चलेंगे। उसके पहले है न्यूमोकोकी जो होती है ना, ये डाइप्लोकोकी है, मतलब पेयर में पाई जाएगी, ठीक है। मेनिनगोकोकी ये किडनी शेप्ड है, ये भी आपकी डाइप्लोकोकी होती है, यानी कि 2 में ही पाई जाएगी ये भी, ठीक है। और स्ट्रेप्टोकोकी और स्टेफिलोकोकी, इन दोनों में कंफ्यूजन है। शायद मेरे हिसाब से स्टेफिलोकोकी मिलेगी आपकी ये, ठीक है, क्योंकि जो आपकी स्ट्रेप्टोकोकी जो होती है ना, ये चैन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। तो स्ट्रेप्टोकोकी भी आंसर नहीं होगा इसका। इसका जो राइट आंसर जो होगा ना वो डी होगा। अभी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका, ये माइक्रो बायोलॉजी से क्वेश्चन है, जब करवाएंगे अच्छे तरीके से करवा देंगे इनको। न्यूट्रोफिल की प्रतिशत वृद्धि को क्या कहा जाता है? जो न्यूट्रोफिल की जो वृद्धि है, बढ़ना, तो न्यूट्रोफिल है क्या, पहले तो मैं बता देता हूँ। बैक्टीरियल इन्फेक्शन फाइटर है आपका न्यूट्रोफिल, जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से लड़ता है, ठीक है। और फीलिया का मतलब होता है इंक्रीज होना, और पेनिया का मतलब होता है डिक्रीज होना। तो न्यूट्रोफिल बोला, फिल का मतलब इंक्रीज होना, तो फीलिया है ना, इंक्रीज होगा। तो न्यूट्रोफिल का इंक्रीज होना क्या कहलाता है? तो इंक्रीज होना क्या कहलाता है, देखो, न्यूट्रोसाइटोसिस जो होता है, ये मेडिकल टर्म नहीं होती, न्यूट्रोसाइटोसिस कुछ भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद फीलिया का मतलब मैंने अभी भी बताया, डिक्रीज होना। तो इसने तो इंक्रीज से पूछा, तो फीलिया तो होगा ही नहीं। फिर ये भी फीलिया, ये भी नहीं होगा। उसके बाद पेनिया सॉरी भी एक मिनट, का वृद्धि होना, ये फीलिया तो इंक्रीज होना ही होता है, ये इन दोनों में से होगा, ये नहीं होगा, पेनिया नहीं होगा।
तो आपसे पूछा है न्यूट्रोफिल्स, यानी कि न्यूट्रोफिलिया इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन में ही दिख रहा है, ये तो ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसके अंदर, न्यूट्रोफिलिया होगा ये, ठीक है। फीलिया होता है इंक्रीज होना, और पेनिया होता है डिक्रीज होना। तो न्यूट्रो से पूछा तो इसका राइट आंसर न्यूट्रो ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका निसल पदार्थ का आकार क्या होता है। निसल पदार्थ क्या होते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं निसल बॉडीज, निसल बॉडी। तो इनका आकार कैसा होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप अच्छे तरीके से आपने सेल स्ट्रक्चर पढ़े हैं तो आप इजीली जो है ना इसको कर पाओगे। तो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो ट्राइगोनल पिरामिड की तरह होती हैं, ठीक है। तो ट्राइगोनल पैरामाइडल जो होते हैं, इसका राइट आंसर होगा ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये अगर आपने स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आप बता सकते हो, नहीं तो नहीं बता सकते। अब देखो कितने हम क्वेश्चन कर रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जो थोड़े हार्ड हैं, इतने इजी नहीं है, नहीं तो लगभग इजी क्वेश्चन मिल रहे हैं। उसके बाद अभी पैर की पार्श्व एवं छोटी हड्डी का नाम क्या है। तो बोन का चैप्टर करवा रखा है मैंने बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे छोटी और पतली हड्डी जो होती है ना वो होती है फिबुला। अब देखो पटेला, पटेला तो घुटने की हड्डी होगी नहीं, फिमर ऊपर की हड्डी है, ठीक है। तो इसने तो पार्श्व और छोटी पूछी, नीचे की पूछी है, ठीक है। फिबुला, अल्ना, फिबुला और टेलस, टेलस है ही नहीं, ठीक है। टेलस तो जो होती है ये होगी नहीं, टेलस नहीं होती, टीबिया होती है, टीबिया फिबुला होती है, तो टेलस भी नहीं होगी। तो फिबुला इज द राइट आंसर। टीबिया फिबुला होती है ना, तो यहाँ पर फिबुला जो होगा राइट आंसर होगा। पिंडली की हड्डी होती है, सबसे पतली हड्डी होती है, ठीक है। पटेला घुटने की हड्डी होती है, याद रखना। हड्डियों से 206 हड्डी जो हैं बहुत अच्छे तरीके से मैंने करवा रखी हैं। आप एक बार जो है ना हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, उसमें स्केलेटन सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है। मोनोसाइटोसिस किस में पाया जाता है। अब देखो साइटोसिस, मोनो का मतलब मोनोसाइटोसिस क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए मोनोसाइटोसिस क्या होता है। ये एक क्रोनिक इन्फेक्शन होता है। क्रोनिक का मतलब लंबे समय तक चलने वाला इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इसमें लगातार जो है ना खांसी आती है, ठीक है। तो मोनोसाइटोसिस किस में पाया जाता है, क्या होता है, ऑब्जर्व इन किस में पाया जाता है। मोनोसाइटोसिस जो होता है ना ये वूफिंग कफ में, लगातार खांसी, ये आंसर ही आ गया भाई, ठीक है। तो जो आपका पर्ट्यूसिस होता है ना, वूपिंग कफ जो होता है, तेज तेज खांसी जो होती है, उसके अंदर जो है ना आपका क्या पाया जाता है, मोनोसाइटोसिस पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर यही हो गया भाई, ठीक है भाई। तो क्रॉनिक इन्फेक्शन जब होते हैं तो मोनोसाइटिस साइट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट आपका मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अत्ता नहीं है, अत्ता भी नहीं हो भी, ठीक है। चलिए, इन्फेसी पीरियड क्या होता है अभी, शैशव अवस्था जिसको हम बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एज साइकिल, जैसे कि नियोनेट क्या होते हैं, बर्थ से 28 दिन तक नियोनेट कहलाते हैं, ठीक है। फर्स्ट 28 दिन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नियोनेट कहलाते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए सारे के सारे, ठीक है। बर्थ से 1 साल तक की जो एज जो होती है उसको हम इन्फेसी बोलते हैं, ठीक है। और 1 साल से 3 साल तक का जो पीरियड होता है उसको हम टोडलर बोलते हैं, ठीक है। तो इनको जो है आपको याद रखना है, कौन से फेज कौन से होते हैं। तो राइट आंसर में भी आपको मिल गया होगा। तो राइट आंसर जो होगा इसका क्या होगा भाई, इन्फेंसी, ये होगा, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी हड्डी होती है मानव शरीर में। तो बताने, इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा भी आपको, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इससे में टोटल बोन जो होती है वो कितनी होती है, 206 होती हैं। स्कल में 22 हड्डी होती हैं, ठीक है। ये सारी आप जो है कर लीजिएगा, सारी बोन मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवा रखी हैं, थ्योरी की क्लास आप देख सकते हैं। हाइपोवोलीमिया किस स्थिति में होता है। सबसे पहले तो आपको हाइपोवोलीमिया का मतलब पता होना चाहिए। हाइपो का मतलब होता है कम होना, वोलीमिया का मतलब वॉल्यूम कम होना। किसका वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम कम होना, ठीक है। तो ब्लड का वॉल्यूम कम होना क्या कहलाता है, हाइपोवोलीमिया कहलाता है। ये तो नाम से ही स्पष्ट हो गया भाई, हाइपो का मतलब कम। इंक्रीज तो हटा ही दो, इंक्रीज वाले तो ऑप्शन हटा ही दो, डिक्रीज में आ जाओ, क्योंकि हाइपर होता है इंक्रीज होना, हाइपो होता है डिक्रीज होना। तो मेडिकल में ये वर्ड्स जो होते हैं ना बहुत काम आते हैं। हाइपो कम होना, जैसे हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर का कम होना, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना। तो हाइपर हाइपो ये वर्ड जो ना आपको याद रखने हैं, बहुत काम की चीज़ है भाई, ठीक है। ये मैं आपको बार बार एक ही बात बताता हूँ, मैं जब क्लास लेता था जब भी कहता था कि जब क्लास आप ले रहे हो ना तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती हैं उनके ऊपर फोकस किया करो,
ये मैथ का क्वेश्चन हो गया। अभी हमारे काम का नहीं है क्या? नहीं है। अभी रक्त वाहिकाओं से रक्त का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ब्लड वेसल से ब्लड का बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो हम सभी को पता है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम क्या, किस शब्द से बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हेमरेज। ठीक है, हेमरेज बोलते हैं। तो राइट आंसर जो होगा इसका क्या होगा? अभी बी होगा। ठीक है, टैकीकार्डिया। अब देखो नाम से आप ऑप्शन अगर आप नेगलेक्ट करोगे ना तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, देखो कार्डिया, कार्डिया का मतलब हार्ट, टैकी का मतलब इंक्रीज होना, हार्ट रेट का इंक्रीज होना। तो इसका तो ब्लड रिलेशन से, ब्लड से कोई संबंध ही नहीं है। ब्लड वेसल से ब्लड का निकलने से कोई संबंध नहीं है। ब्रेडी कार्डिया, कार्डिया फिर हो गया। ब्रेडी का मतलब होता है हार्ट रेट का स्लो हो जाना। तो ये याद रखना, टैकी कार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, और हार्ट रेट का कम हो जाना ब्रेडी कार्डिया। तो इनको जो ना आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिएगा, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, भुजा की लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी तो नो डाउट आपकी फीमर है, जांग की हड्डी जिसको हम बोलते हैं। लेकिन भुजा जो बाजू की हड्डी जो होती है ना, डोले सोले तेरे, उसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस जिसको हम शोल्डर से एल्बो तक की बोन जो होती है, आर्म बोन बोलते हैं। तो ह्यूमरस, ह्यूमरस जो होगी उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अल्ना रेडियस जो होती है ये कलाई की हड्डी होती हैं। और क्लेविकल जो होती है, क्लेविकल कंधे की हड्डी होती है, ब्यूटीफुल बोन होती है, यही होती है आगे असली की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, क्लेविकल बोन होती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट एनिमिक में से कौन सा जीवाणु बनाने वाला बैक्टीरिया, जीवाणु मतलब स्पोर बनाने वाला बैक्टीरिया, स्पोर फॉर्मेटिंग बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेटिंग बैक्टीरिया एक तो बैसिलस होता है और एक आपका क्लोस्ट्रीडियम होता है। ठीक है, तो इसमें देख लो बैसिलस है क्या कहीं पर? बैसिलस है, इकोली बैक्टीरिया, बैसिलस वेल्की, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, इसके अंदर नहीं तो बैसिलस है, नहीं क्लोस्ट्रीडियम है। एक मिनट, ऑप्शन को नेगलेक्ट करना पड़ेगा अभी फिर तो। ठीक है, सबसे पहले है सिंगेला। सिंगेला तो होगा नहीं। सिंगेला क्यों नहीं होगा? सिंगेला में किसी प्रकार का स्पोर फॉर्मेशन नहीं होती है, नो स्पोर फॉर्मेटिंग होता है, ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, ई कोली भी मुझे पता है आंत के अंदर पाया जाता है, डाइजेशन जो आप सुबह जाते हो क्रिया पर, उसमें जो होता है इकोली रोल यूज अदा करता है। तो इसमें भी कोई स्पोर की फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, और स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस भी इसके अंदर भी कोई स्पोर नहीं होता। अभी स्टेफिलोकोकस के अंदर भी जो है स्पोर नहीं होता। तो स्पोर फॉर्मर जो होते हैं ना, वो आपके दो होते हैं, एक बैसिलस और दूसरा जो होता है वो होता है आपका क्लोस्ट्रीडियम। ये रहा क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची, अरे पूरा नाम नहीं पढ़ पाया मैं। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये मैथ आ गया अभी। ठीक है, मैथ से हमारा कोई वास्ता नहीं है, वास्ता है लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं मैथ को। ठीक है, क्योंकि काम हमारा मैथ से है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आरएनए वायरस का एक उदाहरण है? आरएनए, आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए पढ़े होंगे आपने। तो इसमें आरएनए वायरस का उदाहरण आपसे पूछा गया है। तो आरएनए वायरस कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं, अगर याद आपको नहीं पता है क्लास ले रहे हो तो आपको बेस्ट है। रेट्रो, ऑर्थोमिक्सो और आपका पैरामिक्सो, ये जो होते हैं ना ये आपके आरएनए वायरस होते हैं। और जो जैसे कि पॉक्स वायरस है, ये पॉक्स वायरस जो होता है ना ये डीएनए होता है, डीएनए वायरस होता है। हर्पिस है, एडिनो है, हर्पिस है, ये आपके डीएनए वाले होते हैं। तो आरएनए देख लो भी, आरएनए वायरस मैंने रेट्रो बता दिया, ऑर्थोरिक्स बता दिया, ये इनमें से कौन सा आपका मेल खा रहा है आप देख सकते हो। तो पैरामाइक्सोवायरस, इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, नोट कर लेना सभी वायरस को। विच इज द मीडियल बोन ऑफ फोर आर्म। देखो बोन से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, हालांकि मैंने स्केलेटन सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से आपको करवा रखा है। क्लास देख लो भाई, अभी आज ही जाकर प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी, 12 क्लास डल चुकी हैं। जैसे ही तबीयत ठीक होगी मैं आगे क्लास डालने का काम करूंगा। फोर आर्म की जो बिचली हड्डी जो होती है, देखो ऊपर की हड्डी तो उम्र होगी, नीचे की हड्डी आप सभी को पता रेडियस अल्ना होगी। तो अल्ना मीडियल बोन कहलाती है, बॉडी के पास यही पाई जाती है। जैसे हम हाथ ऐसे करते हैं ना, स्टैंडिंग पोजिशन में खड़े करते हैं सावधान, तो सावधान में जब पेट से भिड़ती है ना उसको हम बोलते हैं अल्ना। ठीक है, और बाहर की साइड, थंब की साइड जो होती है वो होती है रेडियस। तो अल्ना इज द राइट आंसर, अल्ना इसका जो होगा राइट आंसर होगा, अल्ना। ठीक है, स्कैपुला और क्लेविकल ये दोनों शोल्डर की बोन है, ह्यूमरस हाथ की बोन है ही। नेक्स्ट है भी टीनिया, दिस इज द कॉमन फंगस ऑफ टीनिया। टीनिया का सामान्य फंगस कौन सा है?
तो सबसे पहले तो आपको टीनिया के बारे में पता होना चाहिए। टीनिया क्या है? टीनिया जो है ना, ये आपका डर्मेटोफाइटोसिस, आपने सुना होगा डर्मेटोफाइटोसिस, एक मतलब स्किन डिसऑर्डर के बारे में भी सुना होगा कभी, ठीक है। तो ये डर्मा से रिलेटेड, डर्मा का मतलब स्किन से, हिंदी में, अरे हिंदी में लिखा भी हुआ है, ये आप समझ सकते हो, दाद, जैसे कि गोल गोल हो जाता है ना ऐसे खुजली करके, उसको हम बोलते हैं टीनिया, ठीक है। तो ये डर्माटोफाइटोसिस होता है, ये डर्माटोफाइटोसिस। तो टीनिया जो है, इसके लिए फंगस आपसे पूछा गया कौन सा फंगस है, तो आप माइक्रोबायोलॉजी की क्लास ली होगी तो आपको पता होगा, ट्राइकोफाइटोन जो होता है ये आपका टीनिया के लिए जो है उत्तरदायी होता है, ट्राइकोफाइटोन। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है, वो कहते हैं ना वो क्या कहते हैं, पहले खेती करते थे, जाते थे, आदि मानव रहते थे, जलाते थे और उसको खोद के वहाँ पर थोड़ी दिन फसल करते थे, फिर उसको जला के और दूसरी जगह पे चले जाते थे। ये इस टाइप की जो फार्मिंग होती थी पहले टाइम पर होती थी, इस फार्मिंग को बूसोर जलाओ हिंदी में कहते हैं, तो शिफ्टिंग कल्चरिंग कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। एक जगह रहे, वहाँ पर पैदावार की, फिर जला के चले गए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। स्थानांतरण की कृषि, मैं हिंदी सर्च कर रहा था, हिंदी देख रहा था, दिमाग लगा रहा था, दिमाग लग नहीं रहा था। प्रत्येक पैर में कितनी फ्लेंजेस होती हैं, तो फिर वही भाई देखो कितने पर्सन बोन्स हैं। फ्लेंजेस मैं बता चुका हूँ, 14 फ्लेंजेस पैर में, 14 फ्लेंजेस मतलब उंगलियों में कितनी हड्डी होती हैं गिन कर देख लो। 4 उंगली जो है ना, हर एक उंगली में 3, 3 चौक 12, अंगूठे में 2, 14, याद रखियो आप, बस कभी मत भूलियो। न्यूरोजेनिक शॉक, बहुत बढ़िया भाई, शॉक से क्वेश्चन आ रखा, न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरो का मतलब क्या है? न्यूरो का मतलब है ब्रेन, तो ब्रेन का जो शॉक होता है ना, वहां से क्वेश्चन पूछा गया, जहां पर आपका नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वो फेल हो जाता है। तो अब देखो, यहां पर अगर आपने थोड़ी बहुत भी क्लास ली होगी तो आप इजीली कर पाओगे। अगर न्यूरो से संबंधित है तो क्या इंटरनल ब्लीडिंग होगी? नहीं होगी। सिवियर इन्फेक्शन होगा? नहीं होगा। एलर्जी होगी? नहीं होगी। इसमें तो हेड या स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होगी तो न्यूरोजेनिक शॉक हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिएगा नेक्स्ट। अब देखो इजी क्वेश्चन है, उनको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र राव तुलाराम हरियाणा जी के क्वेश्चन, अभी ज़्यादा बड़ा भड़क लेने की जरूरत को नहीं। 18 सितंबर की क्रांति में फाइटर रहा है, ठीक है, और अफगानिस्तान गए थे, लड़े थे ब्रिटिशा के साथ, ठीक है। तो किस देश से संबंधित थे? संबंध तो हरियाणा के रेवाड़ी से था, लेकिन अफगानिस्तान जाकर लड़े थे, अंग्रेज जाता, तो अफगानिस्तान इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन नॉन प्रोजेक्टिंग विजुअल एड का उदाहरण है? तो नॉन प्रोजेक्टिंग विजुअल एड, विजुअल का मतलब आंख देख सका, जिसका आंख देख सके, आंख देख सका नहीं, जिन आंख देख सकें, ठीक है। स्लाइड प्रोजेक्टर, ओपैक प्रोजेक्टर, नन ऑफ वो फ्लैंड बोर्ड। अब देखो यहाँ पर विजुअल प्रोजेक्टिंग में क्या होगा, स्लाइड्स चलेंगी प्रोजेक्ट, और नॉन प्रोजेक्टिंग में क्या होगा, चार्ट वगैरह हैं, पोस्टर्स वगैरह हैं, ये चलेंगे, ठीक है। तो इसमें नॉन प्रोजेक्टिंग पूछ रखा है, तो नॉन प्रोजेक्टिंग स्लाइड अगर चल रही है तो वो प्रोजेक्टिंग हो गया, ओपैक अगर चल रहा है तो वो भी प्रोजेक्टिंग होगा, ठीक है। लेकिन ये फ्लैंड बोर्ड जो होते हैं इसमें बनते चार्ट, ठीक है, पोस्टर। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना फ्लैंड बोर्ड होगा। जैसे कि आपने क्लॉथ बोर्ड सुने होंगे, पिक्चर स्टिक किए जाते हैं जिनके ऊपर, वो वाले। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना वो होगा फ्लैंड बोर्ड। नेक्स्ट आपके सामने है ये वही क्वेश्चन, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये 2 रिपीट में भी, ये शायद में भी रिपीट हो गया हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन रिपीट भी हो गया होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि टाइपिस्ट ने एक आधे क्वेश्चन की गड़बड़ कर दी हो, ठीक है, दोबारा वही रिपीट कर दिया हो। वैसे सारा का सारा वही पेपर ले रखा है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? 206 होती हैं। भोजन की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? अब भाई अगर आप भोजन नहीं खाओगे तो सिंपल सी बात है भाई, प्रोटीन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, कैलोरी बॉडी में कम बढ़ेंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे खराब जो चीज़ हो उसने क्या कहा, मल न्यूट्रिशन, कुपोषण। प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन कह सको आप, ठीक है। तो मल न्यूट्रिशन इसका राइट आंसर होगा। किसी प्रकार का मल न्यूट्रिशन हो, मेनली जो है ना प्रोटीन का मल न्यूट्रिशन ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए हम जो है इसको देखते हैं। अर्ध ये अगला क्वेश्चन जो है आपके हरियाणा जीके से, आप आंसर इसका कर सकते हैं। आंसर क्या होगा अभी, अर्ध शुष्क कृषि जलवायु क्षेत्र का जोनल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मेरे हिसाब से भाई हिसार के अंदर है। यो जोनल रिसर्च सेंटर जो है हिसार के अंदर है, देख लेना। वैसे लगभग 99% एक पाएगा। एमेटोक्रिट
मान में कमी किस स्थिति में देखी जाती है? सबसे पहले तो हेमेटोक्रिट है। हेमेटोक्रिट का मतलब होता है ब्लड में आरबीसी का परसेंटेज जो होता है ना, जिसको हम पीसीवी बोलते हैं, ठीक है। तो हेमेटोक्रिट जो होता है इसमें आरबीसी का परसेंटेज होता है पीसीवी, ठीक है। तो पीसीवी कम होना यानी कि आरबीसी कम होना, तो फॉल इन हेमेटोक्राइट वैल्यू का मतलब क्या है? आरबीसी कम होना। तो आरबीसी कम होना मतलब पीसीवी कम होना। पीसीवी कम होने का मतलब क्या है, ये आप देख सकते हो। पीसीवी कम कब होंगी या फिर आरबीसी कब कम होंगी? जब ब्लड कम हो जाएगा यानी कि एनीमिया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एनीमिया। एनीमिया इज द राइट आंसर। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एनीमिया दे रखा है, ठीक है। डिहाइड्रेशन तो पानी की कमी होती है भी, ये तो होगा ही नहीं। पॉलीसिथेमिया का मतलब क्या होता है? आरबीसी की अधिकता होती है। आरबीसी की अधिकता होती है। पोली का मतलब अधिकता, यहाँ पर मान घटा रहा है, घटता किसमें? एनीमिया में ही घटता है। तो कई बार ना दिमाग लगा ला करो ऑप्शन के अंदर। सबसे छोटा वायरस का नाम कौन सा? बहुत बढ़िया भाई। अब वायरस तो पहला ही छोटे होंगे और भी छोटा आ गया, ठीक है। तो सबसे छोटे वायरस का नाम आपको याद रखना है, ये पर वो वायरस होता है, आपको स्टैटिक तौर पर याद रखना है। कहाँ गया? प्रोवो वायरस इज द राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। डीएनए जो आपका डीएनए का वायरस होता है, ये मैं बता देता हूँ, प्रोवो वायरस। तो प्रोवो वायरस को आप याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है और कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। और अगर मैं बात करूँ पैरामाइक्सो वायरस, ये सभी को पता है, आरएनए का वायरस है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स तो ये जो है बहुत बड़ा वायरस हो गया भाई, ये तो छोटा है नहीं, इतना छोटा नहीं होता ये, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 68 पर हम आ गए हैं। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरी जोन की पहली महिला अध्यक्ष का नाम जो है आपसे पूछा गया है, स्टैटिक का है। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी उस टाइम पर, तो गीतिका चौधरी थी, ठीक है। तो ये याद रखना, गीतिका चौधरी। चलिएगा नेक्स्ट अभी, बीज किस प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं? बीज इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। सीड्स आर अफेक्टेड बाय विच प्रोसेस? किस प्रोसेस से प्रभावित होती है? एसिड से बीज का प्रभाव, सोख तो होगा नहीं, देखो सोख तो प्रभावित तो होंगे नहीं ना, ये फ्रिक्शन तो कोई प्रभाव पड़े नहीं पा एसिड। और अब आ गया स्टीम पे। अब देखो स्टीम अगर बीज के ऊपर डलेगी ना, तो स्टीम क्या करेगी? उस सीड के जो अंदर स्टोर हैं न्यूट्रिएंट वैल्यू, उनको ख़त्म कर देगी। अगर सीड ख़त्म हो गई तो जो वो मतलब उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, यानी कि बीज जो होगा वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। आप ये मान सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो स्टीम जो है बीज की हीट और मॉइस्चर को ख़त्म कर देगा। अगर वो ख़त्म तो न्यूट्रिएंट वैल्यू ख़त्म, ठीक है। तो एसिड का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से स्टीम होगा। स्टीम ही होना चाहिए और कोई आंसर नहीं होगा इसका। औसत स्वस्थ शिशु का जन्म के टाइम पर जो शिशु का जो वजन जो होता है कितना होता है? 7 मंथ? क्या क्वेश्चन पूछ लिया ये तो भाई। ऑप्शन, या तो ऑप्शन गलत है, या फिर टाइपिस्ट ने गलत कर दिया, या फिर टाइपिस्ट ने गलत कर दिया, या फिर पेपर में ही गलत है। औसतन स्वास्थ्य शिशु का जन्म वजन कितना होता है, यानी कि जन्म के टाइम पर वजन कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा होगा। तो मैं बता दूं 2.5 से 3 किलो जो होगा ना, ये औसतन वजन होता है जन्म के टाइम पर बच्चे का, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। मेरे हिसाब से ये टेक्निकल एरर है, आप इसको जो ना थोड़ा देख लीजिएगा। पेपर को उठा के मैंने डाल रखा है। अब आप कहोगे सर ये पेपर कहाँ मिलेगा? तो हमारी ऐप पर मिलेगा, प्रीवियस ईयर के अंदर ये पूरा पेपर मिल जाएगा जो आया था 2024 में, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट, निम्न में से कौन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है? ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब बिना बोले कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो देखो लेक्चर देना तो बोलना पड़ेगा, शेकिंग हैंड, हाँ भाई यो सही है। हाथ मिलाना में कोई बोलने की जरूरत कौन, देखो कितना आसान प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट, 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधित्व और पंजाब के पृथकीकरण की मांग किसने उठाई थी? तो भाई ये तो जीके का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर 1931 का टाइम पर था भाई, एल पा होगा भाई, मेरे हिसाब से एल ही होना चाहिए। और देख लियो भाई द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, गांधी गुंदी का लफड़ा रहा था इसमें। तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से तो एल पा होगा, क्योंकि जिक्के सिक्को मैं अच्छे तरीके से नहीं करवा रहा हूँ। मैं केवल जो है ना 70% प्लस 10% इनकी कंप्यूटर, इनको टारगेट लेते हुए चल रहा हूँ। यहीं से हम सिलेक्शन ले लेंगे, गारंटी लेता हूँ।
शहरी स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया था? तो उस टाइम पे भी शुरू किया गया था, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, मैं बता दी हूँ, इसका नाम था निर्मल शहर पुरस्कार। ठीक है, निर्मल शहर पुरस्कार करंट अफेयर का था भाई वो प्रश्न, निर्मल शहर पुरस्कार। बहुत बढ़िया। लैरिक्स की कौन सी कार्टिलेज अयुग्मित होती है, यानी कि अनपेयर्ड कौन सी होती है? अच्छा मैं बता देता हूँ, लैरिक्स क्या होता है, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जिसके थ्रू मैं बोल रहा हूँ या आप बोलते हो। थायराइड के ऊपर जो होती है, ये थायराइड क्या गया भाई, थायराइड के ऊपर तो नहीं होगी भैया, एक मिनट। लैरिक्स विच इज द अनपेयर्ड कार्टिलेज इन लैरिक्स, थायराइड। अच्छा भाई ऑप्शन ही गलत है, थायराइड, कार्निकुलेट, एरिटेनॉइड, कैनिफॉर्म, एक इंटरेट का नाम हुई लैरिक्स की कार्टिलेज। ठीक है, तो ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आ गया। थायराइड अनपेयर कार्टिलेज इन लैरिक्स। अच्छा लैरिक्स के साथ कौन पेयर नहीं करती कार्टिलेज, ये क्वेश्चन पूछ रखा है इसने, तो मेरे हिसाब से थायराइड ही आंसर आएगा इसका। थायराइड जो होती है ना वो पेयर नहीं करती, किसके साथ, लैरिक्स के साथ नहीं मिलती, ये उसके ऊपर होती है, ये अनपेयर्ड होती है। ठीक है, ये अनपेयर्ड ही होगी। और जो होती हैं आपकी ये एरिटेनोइड जो हैं, और आपकी कॉर्निकुलेट है, क्यूनिफॉर्म है, ये सारी आपकी पेयर्ड होती हैं। तो इसका मेरे हिसाब से थायराइड आना चाहिए भी, और चेक कर लेना भाई इसको आप, मेरे हिसाब से यही इसका राइट आंसर होगा। रक्त के थक्के बनने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो विटामिन के जो है ना, देखो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि इतना ज़्यादा हार्ड मत पढ़ियो, कहीं बाद में आपको धोखा हो। ईजी पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि ईजी से क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है भाई, विटामिन ए आंखों के लिए, बी बेरी बेरी, सी सगर बी, इन सभी को जो है आपको याद रखना है, बेहतरीन तरीके से जो है आपको पेपर की तैयारी करनी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी इसके अंदर 76 क्वेश्चन। एक मेलवेयर है, ठीक है, जिसे उसके डेवलपर के लिए राजस्व उत्पन्न करने हेतु बनाया गया है। ठीक है, मेलवेयर होता है एक वायरस होता है, वो क्वेश्चन पूछा गया। तो कौन सा मेलवेयर ऐसा होता है जो मतलब जो है मतलब पैसे इकट्ठे करके देता है? तो वो एडवेयर होता है, एड के साथ किसी भी चीज़ के सारे ऐड होके जो है वो एड्स दिखाता है। ठीक है, और पैसे कमाता है, तो एडवेयर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और मेलवेयर तो एक वायरस उसका मतलब जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर का नाम हो गया। स्पाईवेयर मतलब जो मतलब जासूसी करता है, की लॉगर होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो एडवेयर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन को डाइल्यूट करने वाला द्रव कौन सा है? ठीक है, हीमोग्लोबिन को डाइल्यूट करने वाला द्रव कौन सा है? तो इसका जो हीमोग्लोबिन को डाइल्यूट करता है, देखो सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन डाइल्यूटिंग फ्लूइड, तो हीमोग्लोबिन ये प्रश्न कम है। अच्छा, हीमोग्लोबिन को डाइल्यूट कौन करेगा? तो ये क्वेश्चन पूछा गया, केमिकल का नाम पूछा गया है, तो सल्फ्यूरिक एसिड करेगा, ये तो ठीक है, लेकिन इसने सल्फ्यूरिक एसिड के मान दे रखे हैं, तो आपको याद रखना 0.1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा या फिर 0.5, इसको भाई चेक करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से हीमोग्लोबिन डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो होता है वो 0.1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, 0.1। इसको भाई एक बार ना रिमार्क कर लेना और कमेंट कर देना। ठीक है, 0.1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होगा भाई। ठीक है, चेक कर लेना इसको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेस्टरग्रेन ट्यूब का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? ठीक है, तो वेस्टर्न बॉन्ड ट्यूब जो होती है उसका उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये ESR के लिए जो ना इसका प्रयोग किया जाता है। इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो होता है, जो इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को इंडिकेट करता है, तो इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक नेटवर्क फिल्टर के रूप में कार्य करता है और पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने जाने वाले ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो आंसर जो होगा इसका आपको देना है
तो कुकीज़ तो नहीं होगा, फायरवेल, प्रोटोकॉल भी नहीं होगा, गेटवे भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर फायरवेल होगा। ठीक है, फायरवॉल होता है जो नेटवर्क को सिक्योरिटी देने वाली डिवाइस है ये। तो इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करी गई है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ना फायरवॉल होगा। सार्वजनिक स्थानों को क्या कहा जाता है? जो सार्वजनिक स्थान होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो ये मेरे हिसाब से इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा, आप इसका आंसर दे सकते हैं इजीली। तो कम्युनिटी हेल्थ बोलते हैं, पब्लिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, तो सारे ही होंगे, ऑल ऑफ द दीज दे रखा, तो सभी जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। पीएच ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। सीएसएफ जो होता है आपका, इसका पीएच मान क्या होता है? यानी कि जो ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 7.3 से 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो थोड़ी तबीयत भाई इतनी अच्छी नहीं हुई है, ठीक है। इब्बे ऑपरेशन करवाया था अपेंडिक्स का, तो इस हमारी थोड़ी तबीयत अड़की है, तो अरेंज कर लियो। आते आते मैं सोचा था कि पूरी क्लास ले लूँगा, लेकिन 1 घंटे की क्लास में थोड़ा सा जोर पड़े है। कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अच्छे तरीके से 5-6 दिन में अच्छे तरीके से और क्लासेस चालू कर देंगे अपन। एक एक्सक्यूटिंग सर्चिंग टेक्निक है जिसमें सूची के प्रत्येक तत्वों की तुलना की जाती है। तो हर तत्वों की तुलना करनी है तो हम लीनियर सर्च करेंगे कि एक एक करके जो है तुलना कराएंगे, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो लीनियर सर्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन कम वजन दर्शाता है? तो ये जब न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके को दिखा रहा है। तो बच्चा नया जन्म लेता है तब भी उसको जो ना 2.5 से 3 किलो का होना चाहिए। तो 2.5 से अगर कोई नीचे है ना तो वो जो है आपके क्या करेगा, कम वजन को जो है दर्शाएगा। तो इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन देख लियो भाई, तो कम वजन को कौन दर्शाएगा? तो दो बिलो ए इस तरह ए रस आना चाहिए ना, बिलो का साइन यही होता है। हाँ ठीक है, तो ये जो होगा ना इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन जीभ का बाह्य भाग है? तो एक्सटर्नल मसल आपसे पूछी गई है। तो एक्सटर्नल मसल के लिए आप एक ट्रिक याद रख लो, GGHS, गैनिनोगोलस, हाइपोगोलस और स्टाइलोगोलस और जो है ना प्लेटोगोलस, ये होती हैं आपकी GGHS ऐसे करके जो भी है, ठीक है। तो इसमें कौन सी पूछे था? ये तो इन्फीरियर होगी, ये तो काट ही दो। ये सुपीरियर होगी, इसको भी काट दो। ये ट्रांसवर्स होगी, इसको भी काट दो। स्टाइलोग्लोसस, ठीक है, स्टाइलोग्लोसस। तो GGHS, तो स्टाइलोग्लोसस जो होती है वो लास्ट वाली जो होती है आपकी एक्सटर्नल मसल होती है जीभ की। तो जीभ की मसल आपको याद रखनी है, गैनिनोग्लोलस, ग्लोसस और जो है स्टाइलोग्लोसस, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मूत्र की मात्रा में असामान्य वृद्धि जो होती है वो क्या कहलाती है? तो यूरिन से संबंधित अगर कोई भी चीज़ अधिकता है तो अधिकता है तो पोली होगी, ठीक है, पोलीयूरिया हो जाएगा, ठीक है। पोलीयूरिया का मतलब अधिकता हो जाना, ठीक है। चलिएगा उसके बाद आप देखो, पोलीयूरिया का मतलब होता है यूरिन ज़्यादा हो जाना, ओलीयूरिया का मतलब होता है यूरिन कम हो जाना, एनूरिया का मतलब होता है यूरिन ऑलमोस्ट कम हो जाना, मतलब ख़त्म ही हो जाना। तो ये सारी तीनों वर्ड्स को याद रखना। पोली का मतलब ज़्यादा, ओलीयूरिया का मतलब यूरिन कम होना, और एनूरिया का मतलब होता है ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाना यूरिन। कंपाइलर के आउटपुट को क्या कहते हैं? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंपाइलर जो होता है, ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन है, तो ये क्या करता है, क्या दे रखा है इसने, कंपाइलर के आउटपुट को क्या कहा जाता है? तो कंपाइलर हाई लेवल को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड लेता है और ऑब्जेक्ट कोड देता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑब्जेक्ट कोड इज द राइट आंसर। तो ऑब्जेक्ट कोड होगा कि ऑल ऑफ दिस देख के इसमें भी ऑल ऑफ दिस ठोक दो, ठीक है। तो कंपाइलर का आउटपुट क्या है? ऑब्जेक्ट कोड है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य देखभाल दल का सदस्य नहीं है? तो कौन जो है ना स्वास्थ्य देखभाल का नहीं है? तो देख लो भाई, नर्सिंग कर्मचारी है, डाइटिशियन, फिजिशियन और सर्जन। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा भी, आप बता सकते हो। तो मेरे हिसाब से इनमें तो सारे होंगे भाई, सारे स्वास्थ्य से संबंधित हैं। और भी विशेषज्ञ भी स्वास्थ्य देखभाल है, फिजिशियन भी, सर्जन भी। तो भाई सर्जन ने टाल कर दिया। अब देखो,
हेल्थ केयर करेगा नर्सिंग वाला, न्यूट्रिशन केयर करेगा डाइटिशियन, मेडिकल केयर करेगा फिजिशियन, और ऑपरेशन अगर होगा तो सर्जन। तो मेरे हिसाब से ना सर्जन कर लो आप, स्वास्थ्य देखभाल दरियो भी सही है। तो भाई सारे आओगे, ऑल ऑफ दीज आओगा, तो ये ऑप्शन में जो है क्वेश्चन निकलता है, मिल जाएगा अपना नंबर, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। चिकित्सा और मनोविज्ञान में प्रशिक्षित व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो मेडिसिन और साइकोलॉजी में ट्रेंड होता है उस डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं साइकाट्रिस्ट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना वो साइकियाट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सा जो होता है वो कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा। डेंटिस्ट तो दांतों का होगा, सर्जन जो सर्जन करता है। फिजियोथेरेपिस्ट का मतलब क्या होता है? जो आपकी फिजिकल चीज़ों को जो है क्या करता है, देखता है। सामुदायिक स्वास्थ्य किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो सामुदायिक माध्यम जो होता है वो किसके माध्यम से प्राप्त किया जाएगा भी? तो सुरक्षित वातावरण और सुचारू स्वास्थ्य प्रणाली और रोग नियंत्रण, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। तो सारी चीज़ें जो है इसका प्रयोग किया जाएगा। एसक्यूएल में टेबल का पूरा डेटा प्राप्त करने के लिए कौन सा सिलेक्ट कथन जो है? एसक्यूएल होता है जो मतलब लैंग्वेज होती है, ये क्यूरी लैंग्वेज होती है, सिलेक्टिव क्यूरी लैंग्वेज होती है। तो उसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो एसक्यूएल जो होता है में टेबल का पूरा एसक्यूएल ठीक है, एसक्यूएल में जो डाटा जो होता है उसको प्राप्त करने के सिलेक्ट कथन का प्रयोग, सिलेक्ट इनटू में फ्रॉम टेबल नेम। ये भाई एक आधा % तो हरियाणा वाले ऐसे गिरते हैं, फिल्टर मास्टर आके पढ़ते हैं, ठीक है। एसक्यूएल में तो लैंग्वेज का ऑपरेशन है भाई यो। तो मेरे हिसाब से एसक्यूएल में टेबल का पूरा डेटा प्राप्त करने के लिए कौन सा सिलेक्ट कथन प्रयोग किया जाता है? तो सिलेक्ट इनटू फ्रॉम टेबल यूज करी जाएगी भाई। सिलेक्ट इनटू फ्रॉम टेबल ए जो होगा ना इसका राइट आंसर होगा अभी। इसका मतलब जड़े हम सारा डाटा चाहिए हमने तो हम सिलेक्ट कराएंगे फ्रॉम टेबल, मतलब शुरू तो लेके, ठीक है। रेडियो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो रेडियो किसका एग्जाम्पल है भाई? बीस आसान तो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए भाई। तो रेडियो तो देख तो सका को नहीं आप सुने सका रेडियो तो ठीक है। तो ये सर्वे एड है, बी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन बैक्टीरियल वृद्धि वक्र की अवस्था है? तो बैक्टीरियल वृद्धि वक्र को दिखाता है वो आपसे क्वेश्चन पूछा, एक मिनट रुकिएगा अभी। तो बैक्टीरियल वृद्धि को कौन दिखाता है अभी? स्टेशनरी फेज, लैग फेज, लॉग फेज और जो है डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन निम्न में से कौन बैक्टीरियल फ्लोइंग इज नॉट द फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ? इनमें से कौन सा बैक्टीरियल ग्रोथ का फेज नहीं है? तो नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है इसने, ठीक है। तो डिक्लाइन फेज तो मतलब वृद्धि कहाँ होगी? डिक्लाइन में तो कमजोरी आएगी, मतलब नीचे जाएगा। तो इसमें ना डिक्लाइन फेज ही राइट आंसर होगा भाई, ऑप्शन को देखते हुए, क्योंकि भी स्टेशनरी में तो क्या होगा? स्टेशनरी में तो ग्रोथ होगी, ठीक है, आगे जाएगी चीज़, ठीक है। और जो आपका लैग फेज जो होता है उसमें आपकी एडजस्टमेंट होती है, और लॉग फेज में आपका रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है। तो आपकी जो डिक्लाइन फेज जो होता है ना, इसमें ये डेथ फेज में होता है लगभग मेनली, जब नीचे डिक्रीज होता है तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होती इसके अंदर। तो डिक्लाइन फेज इज द राइट आंसर। नोट ही पूछ रखा है इसने। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बीमारी और मृत्यु का प्रमुख कारण कौन सा है? तो 5 वर्ष तक नीचे हैं बच्चे तो एक्सीडेंट तो ना हो सके, एड्स भी इतने बच्चे का ना हो, लेप्रोसी भी ना हो, लेकिन जो है ना डायरियल डिसीज देखो दस्त देखे होंगे आपने, ठीक है। ये जो है ना बहुत ज़्यादा है बच्चे में, तो याद रखियो। तो डिहाइड्रेशन वगैरह हो गया, ये जो है ना ये डायरियल डिसीज जो है ना वो सबसे ज़्यादा होती हैं। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है? ये आपसे नंबर दिया गया है, तो हेक्साडेसिमल के अंदर जो है इसको कन्वर्ट करना, बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्ट करने का तरीका होता है, ये मैं कंप्यूटर की क्लास लगा रहा हूँ उसमें जो है आपको सिखा दूंगा कि 0011 के बराबर होता है 1011 बी के बराबर, ऐसे करके ये जो ना अलग अलग डेटा होता है ये बनाने पड़ते हैं कोड। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना वो वैसे मैं बताऊँ तो 00 तो 1 आ गया, 1011 बी आ गया, 1100 सी आ गया। तो इसका राइट आंसर ए होगा अभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा अभी इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पैर के मध्य व बड़ी हड्डी का नाम क्या है। तो भी भाई स्केलेटन सिस्टम से बहुत क्वेश्चन है एमपीएसडब्ल्यू में, तो याद रखियो। तो इसके पैर की मध्य और बड़ी हड्डी का नाम जो है ना टीबिया, भाई क्या है टीबिया। इसका जो होगा ना राइट आंसर होगा, क्योंकि इसने मीडियल एंड लार्जर बोन ऑफ द लेग पूछी इसने। वैसे तो फीमर शब्द बड़ी हो है, लेकिन इसने मीडियल पूछी है, मध्य और बड़ी हड्डी, तो टीबिया होगी भी, ठीक है, क्योंकि यह मध्य में हो है। क्योंकि जो आपकी फीमर होती है वो तो ऊपर हो है, पटेला बीच में होगी। तो ये बात आप याद रखियो, कहीं गलत कर दो। टीबिया इसका राइट आंसर होगा 95 का। अब आप कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे आंसर देने से पहला कि जो है ना सर गलत बता रहे हैं। भाई मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, इसमें पूछ रखा मीडियल एंड लार्जर बोन ऑफ द लेग, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा इसका टीबिया आएगा। एरिथ्रोसाइट्स के निर्माण में, एरिथ्रोसाइट होती हैं आरबीसी, तो आरबीसी के निर्माण में जो है ना कौन सहायता करते हैं, तो जो है आपकी एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। तो नाम से आरबीसी फॉर्मेशन के प्रोसेस को भी यही बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। तो एरिथ्रोपोइसिस इज द राइट आंसर। और ल्यूकोपोइसिस डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन, थ्रोम्बोपाइसिस का मतलब होता है प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये तो नाम में ही जो है इनका काम छपा हुआ है। और अगर सारी मतलब ब्लड की सारी सेल बन रही हैं तो उसको हम हेमेटोपोइसिस बोलते हैं। आरबीसी भी बन रही है, डब्ल्यूबीसी भी बन रही है, प्लेटलेट्स भी बन रही हैं। नेक्स्ट अभी सीएसएफ परीक्षण। सीएसएफ परीक्षण मुख्यतः किस रोग के निदान के लिए किया जाता है। सीएसएफ जो होता है ना मेनली ये होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो फ्लूइड होता है ना उसको हम बोलते हैं सीएसएफ। तो सिंपल सी बात है, सीएसएफ है तो ऐसे रोगों का में प्रयोग किया जाएगा जो किसके लिए संबंधित है, जो ब्रेन से संबंधित है। तो सबसे पहले तो आपका जो है ना कॉन्जक्टिविटिस जो होता है वो आई इन्फेक्शन होता है। मेनिंजाइटिस जो होता है वो आपका, मेनिंजाइटिस का मतलब क्या होता है, मेनिंजाइटिस में मेनली याददाश्त कमजोर होती है। तो ये आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला देख लेते हैं एक बार, साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस साइनस इन्फेक्शन होता है, ये नहीं होगा। और कैराटाइटिस का मतलब तो भी कॉर्निया का इन्फेक्शन होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ब्रेन से संबंधित तो यही है भाई एक, ठीक है। तो सीएसएफ जो फ्लूइड जो होता है ना ब्रेन के अंदर उससे है ये क्वेश्चन, ये मैंने करवा रखे हैं सारे। पाइथन में पूर्ण स्टैक में तत्व जोड़ने का कौन सा अपवाद आता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है पाइथन लैंग्वेज है भाई, उसमें तो स्टैक ऑपरेशन होते हैं पुश एंड पॉप। पुश का मतलब होता है ऐड करना एलिमेंट, और पॉप का मतलब होता है रिमूव करना, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है आपसे स्टैक में एलिमेंट जोड़ने पर कौन सा एक्सेप्शन आता है। इम्प्टी, ओवरफ्लो, फुल, नॉन इम्प्टी। इम्प्टी नहीं आएगा, नॉन फ्लो नहीं आएगा, फुल भी नहीं आएगा, ओवरफ्लो आएगा। फुल स्टैक में जो 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 आपका इंजर्शन अटेम्प्ट होते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं फुल स्टैक पुश, ओवरफ्लो, फुल स्टैक पुश हो जाएगा ये, तो ओवरफ्लो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भी, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को पूरे देश में कब लागू किया गया था। तो पूरे देश में मेरे हिसाब से 2006 में लागू किया गया था भाई, और 2006 भी दो दे रखे हैं। क्षय रोग मतलब टीबी यानी अप्रैल, भाई अप्रैल कर लेना इसको, ठीक है, ठीक है। टीबी के लिए ना अप्रैल 2006 कर लेना, अप्रैल 2006 इज द राइट आंसर होगा। आरएनटीसीपी जो था ना नेशनल वाइड था, तो अप्रैल 2006 इसका राइट आंसर हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइटोसिस वही क्वेश्चन है, थ्रोम्बो का मतलब होता है आपकी प्लेटलेट्स का बनना, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा भी, आपके प्लेटलेट्स होंगे। तो ये 100 क्वेश्चन थे भाई, ये था 2024 वाला पेपर। एक दो क्वेश्चन हो सकता है एरर आ गया वो टाइपिंग में, ठीक है। तो पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको करवा दिया है। सारी क्लासेस आपकी यूट्यूब पर चली हुई हैं, तो आपको 70 + 10 पर फोकस करना है। 10 नंबर का कंप्यूटर इसको भी मैं करवा दूंगा, और इसको भी मैं करवा दूंगा। ज़्यादा 2000 का, 3000 का, 4000 का लूटने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी का कोर्स खरीदते फिरो, इतना कुछ नहीं है। पढ़ो, वो पढ़ो जो एग्ज़ाम में आए। तो मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसा पेपर आया है, और मैंने शुरुआत जब की थी ना तब मैंने आपको बता दिया था कि भाई ऐसा पेपर आएगा, देख लो ये मैंने बता रखा है, ये प्रश्न आएंगे। तो अब फोकस कहाँ पर करना, हमें फोकस करना इनके ऊपर, एनाटॉमी के ऊपर, माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर, और कम्युनिटी हेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको फ्री में पढ़ना है तो, ठीक है। वैसे लूटना है तो भाई मैं कोर्स भी ले आऊँगा, कोई दिक्कत को नहीं, मुझे तो मेरे तो पैसे बन रहे हैं। आप एक काम करो, बस केवल नोट्स ले लो, और प्रैक्टिस करने के लिए जो है ना आप मॉक टेस्ट ले लो,
बहुत है, बहुत हैं। और ज़्यादा किसी क्लास व्लास के चक्कर में मत पड़ो। मैं इस चैनल पर आपको सारे 1000 के करीब मैं प्रीवियस ईयर छाट लिए मैंने हरियाणा के, वो सारे प्रीवियस ईयर में डेली करवा दूंगा भाई। जब तक मैं ठीक नहीं होता, जब तक मैं इस तरीके से आपको करवा दूंगा। जैसे ही चीज़ें सही हो जाएंगी, मैं डिजिटल बोर्ड पर आपकी क्लासेस जो हैं वो शुरू कर दूंगा भाई। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, सभी के पास पहुंचा दो, ताकि एक मोटिवेशन जो है मुझे मिले और मैं आपके लिए लगातार क्लास लेके आता रहूं। जय हिंद साथियों, जय भारत। शेयर कीजिएगा वीडियो को।